हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्लास 10th की केमिस्ट्री। इसमें ये जो हमारा लेक्चर है ये किस सीरीज़ के अंतर्गत है। इसके पहले हमने एक सीरीज़ चलाई है, कौन सी? क्विक क्वेश्चन मास्टर सीरीज़। और ये उसी सीरीज़ के जैसा ही है। मान लीजिए इस सीरीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के वन शॉट मिलने वाले हैं। ठीक है, वन शॉट समझ रहे होंगे। साइंस का है, साइंस में 3 पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। और उसमें से जो पहला चैप्टर है, आज की इसी वीडियो में हम पहले चैप्टर का पूरा वन शॉट देखने वाले हैं। वन शॉट का मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पहले चैप्टर के, हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये क्या है, ये इतनी जल्दी या इतनी देर में हमको एक चैप्टर करवा रहा है। यदि हम करवा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। आपको जब तक पूरा टॉपिक समझ आ नहीं जाएगा, हम अगले टॉपिक में बढ़ने वाले नहीं हैं। अभी तो हम वीडियो रिकॉर्ड करके आपको क्लासेस दे रहे हैं, परंतु जब हमारे पास सुविधा हो जाएगी तो हम आप लोगों को लाइव क्लासेस भी देंगे। बट उससे पहले अभी हम जो बात कर रहे हैं उस पर आते हैं। देखिए, वन शॉट है, किस चैप्टर का है? आज हम इस चैप्टर का वन शॉट पूरी अच्छे तरीके से ध्यान से देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th की ये केमिस्ट्री है, पता होगा। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का देखेंगे, अम्ल, क्षार, लवण। और तीसरे चैप्टर का जो हम अगले लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें देखने वाले हैं। और लेक्चर नंबर जो 4 आएगा, कार्बन तथा उसके यौगिक। और आज ही आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि इस सीरीज़ का हमने अलग से सेक्शन बना दिया है। आप वहाँ से अपनी क्लासेस आराम से कर सकते हैं। वन शॉट सीरीज़ पार्ट होगा एक केमिस्ट्री का, वन शॉट सीरीज़ पार्ट होगा उसी में बायोलॉजी का, वन शॉट सीरीज़ पार्ट होगा उसी में फिजिक्स का। सभी चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब ज़्यादा चर्चा ना करके हम अपने इस चैप्टर का वन शॉट सीरीज मतलब वन शॉट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो देखिए, इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को हम किस तरीके से देखने वाले हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। टॉपिक्स क्या हैं? पहला जो टॉपिक होगा हम क्या डिस्कस करेंगे, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं इसके बारे में। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या होती है इसके बारे में। और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में आप जानेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं, जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, विलोपन, ये सारी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संक्षारण और अगला है विकृत गंधिता, जिसमें से आपको हम ये बता दें कि ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक तथा ये वाला टॉपिक, ये 3 टॉपिक अति 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 महत्वपूर्ण हैं। आप इनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बाकी ये भी महत्वपूर्ण है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं और ये भी क्वेश्चन आते हैं। इनसे क्वेश्चन तो हर बार ही आता है, इनसे भी आते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि इनसे नहीं आते, आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला टॉपिक है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन हमने हेडिंग डाल दी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। चलिए देखिए ये क्या होता है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ना कि उसके केमिकल चेंजेस होते हैं। ना उसका केमिकल चेंज नहीं होता है, मतलब उसकी जो रासायनिक प्रकृति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी जो भौतिक प्रकृति है, जैसे कि आकार, रंग हो गया, वो कैसे शेप का है, उसमें परिवर्तन होता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। इसको हम पुनः अब विपरीत क्रिया द्वारा प्राप्त भी कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक पेपर है। ठीक, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, हमारे पास ये पेपर है। ठीक है, ये अभी किस शेप में लग रहा है, ये इस शेप में है, आप देख पा रहे हैं। अब हम इसको तोड़ मिड़ोड़ के इस शेप में ले आते हैं। पहले कुछ उस तरीके का था और अभी कुछ इस तरीके का है। अब हम देखेंगे कि क्या हम इसको पुनः उसी आकार में ला पाएंगे या नहीं। आइए देखते हैं। देखिए, भौतिक चेंजेस तो हुआ है, भौतिक चेंज हुआ है, इसके आकार में चेंज हुआ है, परंतु हम उस चेंज को पुनः उसी तरीके से प्राप्त भी कर पा रहे हैं।
प्राप्त हुआ। ठीक बात है, तो यही होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। समझ आया? अब इस तरीके से क्या है फिजिकल चेंजेस, ये हम समझ गए। और इसके जो उदाहरण है या एग्जाम्पल है वो हम आपको लिख के दिखा देते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या है, शक्कर का जल में घुलना, ये एक उदाहरण हो जाएगा। कागज का मुड़ना, जैसे अभी हमने आपको बताया। गंधक का पिघलना और इत्यादि बहुत सारे उदाहरण आप यहाँ अपनी लाइफ से, अपनी डेली लाइफ से जोड़ करके लिख सकते हैं। अब इसका विपरीत, इसी का विलोम, इसी का जस्ट विलोम या जस्ट अपोजिट बात करें तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन व भार में भी परिवर्तन हो जाता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। परंतु जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी देख लीजिए। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसका एग्जाम्पल है उसको भी हमें एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम का जलना है, मैग्नीशियम को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में MgO बनाएगा और हमने इसको बैलेंस कर लिया। ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताने वाले हैं, बैलेंस कैसे करते हैं ये सब बताएंगे। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया। अब जलाने पर इसका जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है ये कैसे, उसके संगठन और इसका देखिए मैग्नीशियम अकेले था बट यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, इसका भार भी परिवर्तन हो गया और इसका जो संगठन है, इसके जो अंदर के जो कण थे वो भी परिवर्तित हो गए। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, इससे ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये हमारा नया पदार्थ बन रहा है। और यहाँ पर नया पदार्थ तो नहीं बन रहा था बट यहाँ पे बन रहा है। आप ये कहेंगे कि शक्कर का जल में घुलना, ये इसके बाद हमको शरबत मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, परंतु ये जो शरबत है हम इससे पुनः चीनी भी प्राप्त कर सकते हैं, मीन शक्कर प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको इससे मिला दिए हैं तो हम इसको हम इसमें पा सकते हैं। ये कुछ अलग अभिक्रिया है। परंतु जब हम अभिक्रिया की बात करते हैं, जैसे दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, तो दूध का दही से हम दूध तुरंत नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक इसी तरीके से आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। बात समझ आएगी, ये बिल्कुल क्लियर है। थंब वंब करते रहिए, कमेंट में बताते रहिए हम आपको समझ पा रहे हैं कि आपको ये वीडियो समझ आ रही है। यदि समझ आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है। चलिए अब हम यहीं पर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक वस्तु, या बोल सकते हैं दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है, अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। अभिकारक होता है जो अभिक्रिया के पहले होता है और अभिक्रिया के बाद जो होता है वो उत्पाद बनता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास अभी हमने जो ये एग्जाम्पल दिया है ये वाला, तो ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, जिनके बीच क्रिया होती है वे अभिकारक होते हैं और जिनके बीच क्रिया करने के पश्चात जो उत्पाद बनता है, जो चीज़ बनती है, जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर के क्रिया कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया हुई है ये हम कैसे पता करेंगे कि देखिए हमने बोल दिया कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई है। हम बोलते हैं, देखिए हमने कहा कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने बोल दिया। और हमने इस बोलने के मतलब हम जो बोल रहे हैं यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया हुई, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे प्रदर्शित करें तो उसके लिए हमने रासायनिक समीकरण को यहाँ पर बनाया है। रासायनिक समीकरण हम ऐसे ही लिखते हैं। और कैसे प्रदर्शित करेंगे, जो जो हमने तत्व अपने आप से बोले हैं उनके तत्वों के प्रतीक लिख करके बस हमको उनको लिखना है और तीर के माध्यम से प्रदर्शित कर देना है। ये हमको रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाती है और ये रासायनिक समीकरण मिल जाती है। आशा करते हैं आपको रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब देखिए अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम यहीं पर बात करते हैं। देखिए आपके सामने एक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखी है। हाँ देखिए, हाँ तो समझ रहे हैं क्या लिखा है।
एक हमने रासायनिक समीकरण लिख दी है। और संतुलित करने की जहाँ पर भी बात आती है तो संतुलित हम करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बात वही है कि यहाँ पर हम द्रव्यमान मीन्स यहाँ पर जितने एटम हैं उसके जो परमाणु हैं इसके एटम के इधर के एटम के परमाणु के बराबर होने चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो रासायनिक समीकरण आपकी संतुलित नहीं है। यदि संतुलित करना है तो बराबर होने चाहिए। आइए अब हम इसको बैलेंस करते हैं अपनी एक ट्रिक के साथ में। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए ऐसा हम चार्ट बना के आपको समझा रहे हैं, बट आपको चार्ट नहीं बनाना है, बस हम बना के समझा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए कैसे करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ हमने डाला है तत्व और एक तरफ डाला है बाईं ओर के तत्व और एक तरफ डाला है दाईं ओर के तत्व। तत्व मीन्स उनके जो नंबर हैं, परमाणु हैं, उनकी संख्या। संतुलित करने के पहले और संतुलित करने के बाद में, पहले और बाद में। अब देखेंगे जो बाईं ओर के तत्व हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इतने ही तत्व हैं ना। हाँ, बाईं ओर के जो कार्बन हैं उनकी संख्या कितनी है? एक है केवल, तो एक लिख दो बस। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 3, 3 लिख दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 बस। अब इधर देखो, दाईं ओर में कार्बन कितने हैं? 6, 12, 14, इधर 6, 7 और 2 9, बस ऐसे लिख लेना है। ठीक है। अब इधर हमारे पास एक कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, तो हमको इधर 6 कार्बन करने पड़ेंगे। इधर 6 कार्बन करने के लिए हमको यहाँ पे 6 से गुणा कराना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक बात समझिए आप। 6 से जैसे हम गुणा कराएंगे, जैसे ही हम 6 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो बाद में भी यहाँ पे कार्बन 6 हो जाएंगे। बाद में भी यहाँ पे कार्बन 6 हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 6 हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात, जैसे ही हमने यहाँ पे 6 से गुणा कराया तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन थे इधर कितने हो गए? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और इधर हैं कितने? 13। तो 13 ऑक्सीजन यहाँ पे बचे। बट उससे पहले अब हम संतुलित करेंगे किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितने हैं? 2 और यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 2 16, 14 है ना, केवल 14 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे यदि हम 6 से गुणा करा दें तो यहाँ पर हो जाएंगे 24 हाइड्रोजन, किधर? राइट साइड में। और यहाँ पे हम 12 से गुणा करा दें तो यहाँ पर भी 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24। बस आप इतना नंबर सोचिएगा कि दोनों तरफ हमारा संतुलित हो पाए। ठीक, क्या क्या हो गया? कार्बन हो गया, ऑक्सीजन सॉरी ये हमारा हाइड्रोजन का था, इधर भी 24 हो गया, इधर भी 24 हो गया। ठीक है। अब हमारा बाकी है ऑक्सीजन। क्या बाकी है? ऑक्सीजन। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 3, 2 हैं ये और 6 इधर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 और 8 6 हो जाएगा 14। और इधर कितने हो गए? 6 दूनी 12 और 12 12 12 12 24 और 14। अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा दें, 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 6 और ये 6, तो 6 6 12 और 12 24 इधर भी हो गया और 24 उधर भी होगा। 24 ये भी, 24 ये भी। कुछ बात दिमाग में गई है या नहीं गई है? नहीं गई है, कोई बात नहीं, हम फिर से समझाते हैं। इधर कार्बन हमारे पास 1 था, इधर हमारे पास कार्बन 6 था, तो इधर हमको कार्बन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 6 से गुणा कराया। तत्पश्चात हमने देखा इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे? 14 थे और इधर हमारे पास हाइड्रोजन केवल 2 ही थे। बट उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम 6 से गुणा करा दें और यहाँ पर 12 से गुणा करा दें तो इधर हाइड्रोजन 24 हो जाएंगे और इधर भी 24 हो जाएंगे, दोनों बराबर हो गए। और यदि हम देखें अब हमारा बचा ऑक्सीजन है और इधर हमने देखा कि ऑक्सीजन हमारे पास कितने थे? 14 थे और इधर ऑक्सीजन हमारे पास कितने थे? 3 थे। और यदि हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कराया और इधर हमने मल्टीप्लाई करा दिया किससे करा दिया? इधर तो हमने किसी से नहीं कराया,
अब देखिए ऑक्सीजन हमारे पास 12 ये है, 12 ये है, 24 ये और 6 ये, 6 ये, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24। इस तरीके से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और कार्बन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, बस खत्म। इस तरीके से आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार। अब यहाँ से जो हम बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही हमारे रासायनिक संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, केवल एकल उत्पाद बन रहा है, तो यहाँ पर ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक, खत्म बात। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, नेक्स्ट अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल विलोम है कि इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक उत्पादों में विभक्त हो जाता है। देखिए बाह्य कारकों द्वारा, बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं, देखिए बाह्य कारक लिखे होंगे शायद, हमने नहीं लिखे, कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं। देखिए अब हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं, एक बार हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित होकर हो जाता है, वियोजित अभिक्रिया कहलाता है। अब देख लेते हैं हम इनके एग्जाम। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया था कि बाह्य कारक को द्वारा विभक्त हो गया, ऊष्मीय अपघटन, मतलब ऊष्मा के द्वारा जब अपघटन होगा तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट होगा, इसको हमने ऊष्मा दी, ये विभक्त हो गया इसमें, ठीक, ये समझ आया। क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। सिंपल। प्रकाशीय अपघटन क्या होता है, यह वियोजन अभिक्रिया है, सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है, ठीक। तो ये हमारा देखिए ये AgCl हो गया, इसमें हमने सूर्य का प्रकाश दे दिया तो ये हमको Ag दे दिया और सिल्वर दे दिया, Ag मीन्स सिल्वर होता है, और क्लोरीन दे दिया। तो समझ रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा द्वारा यहाँ पे AgCl सिल्वर और क्लोरीन में बदल रहा है, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन। विद्युत अपघटन, ये बाह्य कारक हैं क्या, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। वह अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन अभिक्रिया होती है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल को हमने विद्युत दिया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रिया का प्रकार। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक क्रियाशील पदार्थ दूसरे क्रियाशील पदार्थ को एक क्रियाशील पदार्थ कौन है, जो अधिक क्रियाशील होगा, और दूसरा कौन है, जो कम क्रियाशील होगा, तो एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे, बात खत्म। देखिए जैसे कि ये कम क्रियाशील है, कौन, कॉपर, ये अधिक है तो ये इसकी जगह ले लेगा और कॉपर हटा देगा, कॉपर को कहेगा हट बाहर, हट 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 हट, तो चला जाएगा बाहर। कहाँ से जाएगा, देखिए जैसे कि ये सल्फेट के साथ इसको मिला लेगा, देखिए सल्फेट को मिला लिया और कॉपर को भगा दिया, लात मारकर भगा दिया, पैर मारकर, समझ आया। अब देखेंगे नेक्स्ट अभिक्रिया का प्रकार। ये यदि आपको हम इतनी स्पीड क्यों दे रहे हैं, यदि स्पीड नहीं बनाएंगे तो ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। समझ तो आएगा बट ये लेक्चर आपको बहुत बड़ा लगने लगेगा। स्पीड हमारी एकदम सही है क्योंकि हमने इसके पहले आपको ये सारी अभिक्रियाएं एक ही वीडियो में, केवल एक ही वीडियो में हम एक एक अभिक्रियाएं पढ़ा चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप देख सकते हैं, वहाँ पे हम आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यदि आपको स्पीड ज़्यादा तेज लग रही है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं, और यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम वहाँ से आपको रिप्लाई देंगे। और यदि आपको वहाँ पर भी नहीं समझ आता है तो अगली वीडियो में हम आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, और द्विविस्थापन या अपघटन उभयधर्मी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए आयन, यहाँ पे सोडियम आयन, सल्फेट आयन, बेरियम आयन, क्लोरेट आयन और बेरियम। देखिए ये वाला सोडियम इस वाले क्लोरीन आयन के साथ यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे माइनस होता है, -2 होता है, यहाँ पे +2 होता है, यहाँ पे -1 होता है। तो ये वाला पॉजिटिव ये वाले के साथ मिलेगा तो बना लेगा NaCl, और ये वाला सल्फेट मिलेगा इस वाले पॉजिटिव के साथ बना लेगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट क्या होता है, अवक्षेप होता है,
इसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सभी द्विस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं होती, परंतु सभी अवक्षेपण अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया होती हैं। ये बात आराम से और अच्छे तरीके से ध्यान में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऑक्सीजन कहलाता है, त्याग होता है। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है वहाँ पे ऑक्सीकरण, जहाँ पे हाइड्रोजन घट रही है वहाँ पे भी ऑक्सीकरण, जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रही है वहाँ पे अपचयन, जहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है वहाँ पर भी अपचयन। बस समझिए। देखिए फिर भी समझाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रही है मतलब ऑक्सीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये बात हम आपको अगले आने वाले वीडियोस में समझाएंगे। ठीक है, कैसे होता है यहाँ पर यदि हम समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और टाइम लगेगा इस बात से हम आपको इसको ये नहीं कर रहे हैं कि आपको अभी यहाँ पर समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अगली वीडियो जब या आने वाली वीडियो जो होंगी उसमें हम आपको इसको भी समझा देंगे। अब देखिए अपचयन क्या होता है, बस उसी का विलोम। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, बस काम खत्म। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ गया H2 के साथ, और यहाँ पे कॉपर है, ये H2 जुड़ करके ऑक्सीजन को जोड़ ले रहा है, तो ऑक्सीजन ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्लियर बात है, बस काम खत्म। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ साथ होते हैं, उसमें ये होता है। ठीक, जैसे कि ये हो गया कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे कॉपर बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है मीन्स अपचयन हो रहा है, और H2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब H2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है मीन्स उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब है ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ेगा उपचयन या ऑक्सीकरण होगा, और यदि ऑक्सीजन हटेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वहाँ पे अपचयन या अपचयन ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, फलस्वरूप क्रिया करने के बाद हमको ऊष्मा मिलती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। प्राकृतिक गैस का जैसे हम दहन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए CH4 है, इसका हमने दहन कराया तो हमको ऊष्मा मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे क्या लिखा है? श्वसन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। जैसे HGO मीन्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड में हम ऊष्मा देते हैं तो मरकरी और ऑक्सीजन में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी मीन्स इसको प्रकाश की आवश्यकता होती है तभी तो प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, तो वहीं पर हमारा समाप्त होता है। जो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार वाला टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारे वहीं पर ख़त्म होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमने आपको बताया संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। इन सारी अभिक्रियाओं को हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। उसके बाद हमने आपको जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़कर समझाया है। देखिए इतना कुछ हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और यदि आप उसमें भी मेहनत ना करें तो हमको बहुत बुरा लगता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी इसी वक्त, वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संक्षारण। संक्षारण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल आता है बोर्ड में। हाँ, जब कोई वस्तु या धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क, किसमें आसपास अम्ल हो या आर्द्रता मीन्स नमी वाला क्षेत्र हो के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, देखिए लोहा ये है, ऑक्सीजन ये है, X ये क्या है, X अणु हैं, X अणु हैं जो जल के हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं और ये बनाता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ये जंग है, यही को बोलते हैं जंग का सूत्र। हाँ, इसी को बोलते हैं जंग का सूत्र। देखिए और नीचे कुछ लिख रखा है, संक्षारण की जो प्रक्रिया है लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है। संक्षारण की प्रक्रिया को हम लोहे की ऑक्सीकरण कहते हैं, तथा एक यौगिक जलयोजित फेरिक ऑक्साइड जो बनता है उसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट। ठीक, ये हम इसका रासायनिक नाम हो जाता है किसका, जंग का, और उसका सूत्र हमने लिख दिया है, आप लोगों को बता भी दिया है।
अब देखिए जो विकृत गंधिता ये वाला टॉपिक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये ऐसे नहीं पूछा जाता है, सीधे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इससे बचने वाले उपाय पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बस इतना पढ़ लीजिए, या तो आप इसी को लिख के आ जाइए, समझ आ जाएगा। लिखिए, इसी तरह मत अपने आप से सोच कर लिखिए, हम आपको समझा कर देते हैं। देखिए रेंसिडिटी, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, उपचयित मीन्स ऑक्सीकरण हो जाता है, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाती है। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता को रोकने के लिए निम्न उपाय हम कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। मतलब किन्हीं भी खाद्य पदार्थ जैसे अपने आप घर में खाना खाते हैं तो यदि हम उसको कुछ समय के लिए ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो उसमें से एक अजीब टाइप की गंध आने लगती है। तो उसी को बोलते हैं हम कि हमारा जो भोजन है वो ऑक्सीकरण हो गया उसका। और अब उससे तो खराब हो चुका है, उससे बचने के लिए हम उस उपाय क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्रों में रखते हैं। निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना चाहिए। खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। खाद्य पदार्थ तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर रखना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि अब हमने आज की इसी वीडियो के अंतर्गत हमने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है। और जो ये लास्ट के 2 टॉपिक हैं महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो देखिए हमने कौन कौन से टॉपिक खत्म किए। भौतिक परिवर्तन देखा, रासायनिक परिवर्तन देखा, रासायनिक अभिक्रिया भी देखी, और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं ये भी जाना। ये सब क्या होता है इसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से हमने चर्चा कर ली है। उसके पश्चात हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसको भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमने इसको थोड़ा फास्ट वे में करवाया है, बट उससे पहले हमने आपको बता भी दिया क्यों करवाया है। इसमें समय लगता है। यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा संक्षारण क्या होता है, उसके बाद देखा विकृत गंधिता क्या होती है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा अभी तक वीडियो के लास्ट तक बना है, हमने बोला था कि सरप्राइज़ देंगे, उस सरप्राइज़ का नाम है यही कि संक्षारण और विकृत गंधिता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से रट कर जाइएगा, रट कर या समझ कर जाइएगा। यदि समझ लिया तो आराम से लिख लेंगे, यदि रट लिया तो भूल जाएंगे। ठीक बात है। चलिए आप आशा करते हैं आपको आज का यह लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और पसंद आ रही होगी आपको ये 1 शॉट सीरीज़। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।